महालक्ष्मी का पुल, कृष्णचंद्र। महालक्ष्मी के स्टेशन के उस पार लक्ष्मी जी का एक मंदिर है। इसे लोग रेस कोर्स भी कहते हैं। उस मंदिर में पूजा करने वाले हारते ज्यादा हैं, जीतते बहुत कम हैं। महालक्ष्मी स्टेशन के उस पार एक बहुत बड़ी बदरौ है जो इंसानी जिस्मों की गिलाजत को अपने मुताफिन पानियों में घोलती हुई शहर से बाहर चली जाती है। मंदिर में इंसान के दिल की गिलाजत धुलती है और इस बदरौ में इंसान के जिस्म की गिलाजत, और इन दोनों के बीच में महालक्ष्मी का पुल है। महालक्ष्मी के पुल के ऊपर बाएं तरफ लोहे के जंगले पर 6 साड़ियां लहरा रही हैं। पुल के उस तरफ हमेशा उस मकाम पर चंद साड़ियां लहराती रहती हैं। ये साड़ियां कोई बहुत कीमती नहीं हैं, इनके पहनने वाले भी कोई बहुत ज़्यादा कीमती नहीं हैं। ये लोग हर रोज़ इन साड़ियों को धोकर सूखने के लिए डाल देते हैं और रेलवे लाइन के आर पार जाते हुए लोग, महालक्ष्मी स्टेशन पर गाड़ी का इंतज़ार करते हुए लोग, गाड़ी की खिड़की और दरवाज़ों से झांक कर बाहर देखने वाले लोग अक्सर इन साड़ियों को हवा में झूलता हुआ देखते हैं। वो इनके मुख्तलिफ रंग देखते हैं, भूरा, गहरा भूरा, मटमैला नीला, किरमिजी भूरा, गंदा सुर्ख किनारा, गहरा नीला और लाल। वो लोग अक्सर इन्हीं रंगों को फिजा में फैले हुए देखते हैं। एक लम्हे के लिए, दूसरे लम्हे में गाड़ी पुल के नीचे से गुजर जाती है। इन साड़ियों के रंग अब जाजिब नज़र नहीं रहे। किसी ज़माने में मुमकिन है जब ये नई खरीदी गई हों, इनके रंग खूबसूरत और चमकते हुए हों, मगर अब नहीं है। मुतवातिर धोए जाने से इनके रंगों की आबोताब मर चुकी है और अब ये साड़ियाँ अपने फीके सीठे रोज़मर्रा के अंदाज को लिए बड़ी बेदिली से जंगले पर पड़ी नज़र आती हैं। आप दिन में इन्हें 100 बार देखें, ये आपको कभी खूबसूरत दिखाई न देंगी। न इनका रंग रूप अच्छा है, न इनका कपड़ा। ये बड़ी सस्ती घटिया किस्म की साड़ियाँ हैं। हर रोज़ धुलने से इनका कपड़ा भी तार तार हो रहा है। इनमें कहीं कहीं रोज़न भी नज़र आते हैं, कहीं उधड़े हुए टाँके हैं, कहीं बदनुमा दाग जो इस कदर पायदार हैं कि धोए जाने से भी नहीं धुलते, बल्कि और गहरे होते जाते हैं। मैं इन साड़ियों की ज़िंदगी को जानता हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों को जानता हूँ जो इन साड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। ये लोग महालक्ष्मी के पुल के करीब ही बाएं तरफ 8 नंबर की चाल में रहते हैं। ये चाल मतवाली नहीं है, बड़ी गरीब चाल है। मैं भी इसी चाल में रहता हूँ, इसलिए आपको इन साड़ियों और इनके पहनने वालों के मुताल्लिक सब कुछ बता सकता हूँ। अभी वज़ीर आज़म की गाड़ी आने में बहुत देर है। आप इंतज़ार करते करते उकता जाएंगे, इसलिए अगर आप इन 6 साड़ियों की ज़िंदगियों के बारे में मुझसे कुछ सुन लें तो वक्त आसानी से कट जाएगा। इधर ये जो भूरे रंग की साड़ी लटक रही है, ये शांताबाई की साड़ी है। इसके करीब जो साड़ी लटक रही है वो भी आपको भूरे रंग की साड़ी दिखाई देती होगी, मगर वो तो गहरे भूरे रंग की है। आप नहीं, मैं इसका गहरा भूरा रंग देख सकता हूँ, क्योंकि मैं इसे उस वक्त से जानता हूँ जब इसका रंग चमकता हुआ गहरा भूरा था, और अब इस दूसरी साड़ी का रंग भी वैसा ही भूरा है जैसा शांताबाई की साड़ी का। और शायद आप इन दोनों साड़ियों में बड़ी मुश्किल से कोई फ़र्क महसूस कर सकें। मैं भी जब इनके पहनने वालों की ज़िंदगियों को देखता हूँ तो बहुत कम फ़र्क महसूस करता हूँ। मगर ये पहली साड़ी जो भूरे रंग की है वो शांताबाई की साड़ी है, और जो दूसरी भूरे रंग की है और जिसका गहरा रंग भूरा सिर्फ मेरी आंखें देख सकती हैं, वो जीवनाबाई की साड़ी है। शांताबाई की ज़िंदगी भी उसकी साड़ी के रंग की तरह भूरी है। शांताबाई बर्तन मांजने का काम करती है। उसके 3 बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है, 2 छोटे लड़के हैं। बड़ी लड़की की उम्र 6 साल होगी, सबसे छोटा लड़का 2 साल का है। शांताबाई का खाविंद 7 मिल के कपड़े खाते में काम करता है। उसे बहुत जल्द जाना होता है, इसलिए शांताबाई अपने खाविंद के लिए दूसरे दिन के दोपहर का खाना रात ही को पका के रखती है, क्योंकि सुबह उसे खुद बर्तन साफ करने के लिए और पानी ढोने के लिए दूसरों के घरों में जाना होता है। और अब वो साथ में अपने 6 बरस के बच्चे को भी ले जाती है और दोपहर के करीब वापस चाल में आती है। वापस आके वो नहाती है और अपनी साड़ी धोती है और सुखाने के लिए पुल के जंगले पर डाल देती है, और फिर एक बेहद गलीज और पुरानी धोती पहनकर खाने पकाने में लग जाती है। शांताबाई के घर चूल्हा उस वक्त सुलग सकता है जब दूसरों के यहाँ चूल्हे ठंडे हो जाएं, यानी दोपहर को 2 बजे और रात के 9 बजे। इन औकात में इधर और उधर से दोनों वक्त घर से बाहर बर्तन मांजने और पानी ढोने का काम करना होता है। अब तो छोटी लड़की भी उसका हाथ बटाती है। शांताबाई बर्तन साफ करती है, छोटी लड़की बर्तन धोती जाती है। 2-3 बार ऐसा हुआ कि छोटी लड़की के हाथ से चीनी के बर्तन गिरकर टूट गए।
अब मैं जब कभी छोटी लड़की की आंखें सूजी हुई और उसके गाल सुर्ख देखता हूं तो समझ जाता हूं कि किसी बड़े घर में चीनी के बर्तन टूटे हैं। और उस वक्त शांता भी मेरी नमस्ते का जवाब नहीं देती। जलती भुनती बड़बड़ाती चूल्हा सुलगाने में मसरूफ हो जाती है और चूल्हे में आग कम और धुआं ज्यादा निकालने में कामयाब हो जाती है। छोटा लड़का जो 2 साल का है धुएं से अपना दम घुटता देखकर चीखता है तो शांताबाई उसके चीनी ऐसे नाजुक रुखसारों पर जोर जोर की चपतें लगाने से बाज नहीं आती। इस पर बच्चा और ज्यादा चीखता है। यूं तो ये दिन भर रोता रहता है क्योंकि इसे दूध नहीं मिलता है और इसे अक्सर भूख रहती है और 2 साल की उम्र ही में इसे बाजरे की रोटी खाना पड़ती है। इसे अपनी माँ का दूध दूसरे भाई बहन की तरह सिर्फ पहले 6-7 माह नसीब हुआ, वो भी बड़ी मुश्किल से। फिर यह भी खुश्क बाजरी और ठंडे पानी पर पलने लगा। हमारी चाल के सारे बच्चे इसी खुराक पर पलते हैं। वो दिन भर नंगे रहते हैं और रात को गुदड़ी ओढ़कर सो जाते हैं। सोते में भी वो भूखे रहते हैं और जागते में भी भूखे रहते हैं। और जब शांताबाई के खाविंद की तरह बड़े हो जाते हैं तो फिर दिन भर बाजरी और ठंडा पानी पी पी कर काम करते जाते हैं और इनकी भूख बढ़ती जाती है और हर वक्त मैदे के अंदर और दिल के अंदर और दिमाग के अंदर एक बोझल सी धमक महसूस करते हैं। जब पगार मिलती है तो इनमें से कई एक सीधे ताड़ी खाने का रुख करते हैं। ताड़ी पीकर चंद घंटों के लिए ये धमक ज़ाइल हो जाती है, लेकिन आदमी हमेशा तो ताड़ी नहीं पी सकता। एक दिन पिएगा, 2 दिन पिएगा, तीसरे दिन की ताड़ी के पैसे कहाँ से लाएगा? आखिर खोली का किराया देना है, राशन का खर्चा है, भाजी तरकारी है, तेल और नमक है, बिजली और पानी है। शांताबाई की भूरी साड़ी है जो 6-7वें माह तार तार हो जाती है, कभी 7 माह से ज्यादा नहीं चलती। ये मिल वाले भी 5 रुपए 4 आने में कैसी खद्दी निकम्मी साड़ी देते हैं। इनके कपड़े में जरा जान नहीं होती। 6ठे माह से जो तार तार होना शुरू होता है तो 7वें माह बड़ी मुश्किल से सी के जोड़ के गांठ के टाँके लगा के काम देता है और फिर वही 5 रुपए 4 आने खर्च करना पड़ते हैं और वही भूरे रंग की साड़ी आ जाती है। शांता को यह रंग बहुत पसंद है, इसलिए कि यह मैला बहुत देर में होता है। उसे घरों में झाड़ू देना होती है, बर्तन साफ करने होते हैं, तीसरी चौथी मंजिल तक पानी ढोना होता है। वो भूरा रंग पसंद नहीं करेगी तो क्या खिलते हुए शोख रंग गुलाबी, बसंती, नारंगी पसंद करेगी? वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है। वो 3 बच्चों की माँ है, लेकिन कभी उसने ये शोख रंग भी देखे थे, पहने थे, उन्हें अपने धड़कते हुए दिल के साथ प्यार किया था। जब वो धारवाड़ में अपने गांव में थी, जहां उसने बादलों में शोख रंगों वाली धनक देखी थी, जहां मेलों में उसने शोख रंग नाचते हुए देखे थे, जहां उसके बाप के धान के खेत थे, ऐसे शोख हरे हरे रंग के खेत और आंगन में पेरू का पेड़ जिसके डाल डाल से वो पेरू तोड़कर खाया करती थी। जाने अब पेरुओं में वो मज़ा ही नहीं है, वो शीरीनी और घुलावट ही नहीं है। वो रंग, वो चमक दमक कहाँ जाके मर गई और वो सारे रंग क्यों यकलख्त भूरे हो गए? शांताबाई कभी बर्तन मांजते मांजते, खाना पकाते, अपनी साड़ी धोते, उसे पुल के जंगले पर लाकर डालते हुए ये सोचा करती है और उसकी भूरी साड़ी से पानी के कतरे आंसुओं की तरह रेल की पटरी पर बहते जाते हैं और दूर से देखने वाले लोग एक भूरे रंग की बदसूरत औरत को पुल के ऊपर जंगले पर एक भूरी साड़ी को फैलाते देखते हैं और बस दूसरे लम्हे गाड़ी पुल के नीचे से गुजर जाती है। जीवनाबाई की साड़ी जो शांताबाई की साड़ी के साथ लटक रही है, गहरे भूरे रंग की है। बज़ाहिर उसका रंग शांताबाई की साड़ी से भी फीका नजर आएगा, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इस फीकेपन के बावजूद यह आपको गहरे भूरे रंग की नजर आएगी। ये साड़ी भी 5 रुपए 4 आने की है और बड़ी ही बोसीदा है। 2-1 जगह से फटी हुई थी, लेकिन अब वहां पर टांके लग गए हैं और इतनी दूर से मालूम भी नहीं होते। हाँ, आप वो बड़ा टुकड़ा ज़रूर देख सकते हैं जो गहरे नीले रंग का है और इस साड़ी के बीच में जहाँ से ये साड़ी बहुत फट चुकी थी लगाया गया है। ये टुकड़ा जीवनाबाई की इससे पहली साड़ी का है और दूसरी साड़ी को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जीवनाबाई बेवा है और इसलिए वो हमेशा पुरानी चीज़ों से नई चीज़ों को मजबूत बनाने के ढंग सोचा करती है। पुरानी यादों से नई यादों की तलखियों को भूल जाने की कोशिश करती है। जीवनाबाई अपने खाविंद के लिए रोती रहती है जिसने एक दिन उसे नशे में मार मार कर उसकी आंख कानी कर दी थी। वो इसलिए नशे में था कि वो उस रोज़ मिल से निकाला गया था। बुढ़ा ढूंढू अब मिल में किसी काम का नहीं रहा था। वो बहुत तजर्बेकार था, लेकिन उसके हाथों में इतनी ताकत न रही थी कि वो जवान मजदूरों का मुकाबला कर सकता, बल्कि वो तो अब दिन रात खांसी में मुब्तला रहने लगा था। कपास के नन्हे नन्हे रेशे उसके फेफड़ों में जाके ऐसे धंस गए थे जैसे चरखियों और ईंटों में सूत के छोटे छोटे महीन तागे फंस कर लग जाते हैं।
جب برسات آتی تو یہ ننھے منھے ریشے اسے دمے میں مبتلا کر دیتے، اور جب برسات نہ ہوتی تو وہ دن بھر اور رات بھر کھانستا، ایک خشک مسلسل کھنکھار گھر میں اور کارخانے میں جہاں وہ کام کرتا تھا سنائی دیتی رہتی تھی۔ مل کے مالک نے اس کھانسی کی خطرناک گھنٹی کو سنا اور ڈھونڈو کو مل سے نکال دیا۔ ڈھونڈو اس کے 6 ماہ بعد مر گیا۔ جیونا بائی کو اس کے مرنے کا بہت غم ہوا۔ کیا ہوا اگر غصے میں آ کے ایک دن اس نے جیونا بائی کی آنکھ نکال دی؟ 30 سال کی شادی شدہ زندگی ایک لمحے پر قربان نہیں کی جا سکتی، اور اس کا غصہ بجا تھا۔ اگر مل مالک ڈھونڈو کو یوں بے قصور نوکری سے الگ نہ کرتا تو کیا جیونا کی آنکھ نکل سکتی تھی؟ ڈھونڈو ایسا نہ تھا، اسے اپنی بیکاری کا غم تھا، اپنی 35 سالہ ملازمت سے برطرف ہونے کا رنج تھا، اور سب سے بڑا رنج اسے اس بات کا تھا کہ مل مالک نے چلتے وقت اسے ایک دھیلا بھی تو نہیں دیا تھا۔ 35 سال پہلے جیسے ڈھونڈو خالی ہاتھ مل میں کام کرنے آیا تھا، اسی طرح خالی ہاتھ واپس لوٹا، اور دروازے سے باہر نکلنے پر اور اپنا نمبری کارڈ پیچھے چھوڑ آنے پر اسے ایک دھچکا سا لگا۔ باہر آ کے اسے ایسا معلوم ہوا کہ جیسے ان 35 سالوں میں کسی نے اس کا سارا رنگ، اس کا سارا خون، اس کا سارا رس چوس لیا ہو اور اسے بیکار سمجھ کر باہر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اور ڈھونڈو بڑی حیرت سے مل کے دروازے کو اور اس بڑی چمنی کو دیکھنے لگا جو بالکل اس کے سر پر خوفناک دیو کی طرح آسمان سے لگی کھڑی تھی۔ یکایک ڈھونڈو نے غم اور غصے سے اپنے ہاتھ ملے، زمین پر زور سے تھوکا اور پھر تاڑی خانے چلا گیا۔ لیکن جیونا کی ایک آنکھ جب بھی نہ جاتی اگر اس کے پاس علاج کے لیے پیسے ہوتے۔ وہ آنکھ تو گل گل کر سڑ سڑ کر خیراتی ہسپتالوں میں ڈاکٹروں اور کمپاؤنڈروں اور نرسوں کی بد احتیاطیوں، گالیوں اور لاپرواہیوں کا شکار ہو گئی۔ اور جب جیونا اچھی ہوئی تو ڈھونڈو بیمار پڑ گیا، اور ایسا بیمار پڑا کہ پھر بستر سے نہ اٹھ سکا۔ ان دنوں جیونا اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ شانتا بائی نے مدد کے طور پر اسے چند گھروں میں برتن مانجنے کا کام دلوا دیا تھا، اور گو وہ اب بوڑھی تھی اور مشاقی اور صفائی سے برتنوں کو صاف نہ رکھ سکتی تھی، پھر بھی وہ آہستہ آہستہ رینگ رینگ کر اپنے کمزور ہاتھوں میں جھوٹی طاقت کے بودے سہارے پر جیسے تیسے کام کرتی رہی۔ خوبصورت لباس پہننے والی، خوشبودار تیل لگانے والی بیویوں کی گالیاں سنتی رہی اور کام کرتی رہی، کیونکہ اس کا ڈھونڈو بیمار تھا اور اسے اپنے آپ کو اور اپنے خاوند کو زندہ رکھنا تھا۔ لیکن ڈھونڈو زندہ نہ رہا اور اب جیونا بائی اکیلی تھی۔ خیریت اس میں تھی کہ وہ بالکل اکیلی تھی اور اب اسے صرف اپنا دھندا کرنا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد اس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، لیکن جب وہ جوان ہوئی تو کسی بدماش کے ساتھ بھاگ گئی، اور اس کا آج تک کسی کو پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر کسی نے بتایا اور پھر بعد میں بہت سے لوگوں نے بتایا کہ جیونا بائی کی بیٹی فارس روڈ پر چمکیلا بھڑکیلا ریشمی لباس پہنے بیٹھی ہے، لیکن جیونا کو یقین نہ آیا۔ اس نے اپنی ساری زندگی 5 روپے 4 آنے کی دھوتی میں بسر کر دی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس کی لڑکی بھی ایسا ہی کرے گی۔ وہ ایسا نہیں کرے گی اس کا اسے کبھی خیال نہ آیا تھا۔ وہ کبھی فارس روڈ نہیں گئی کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کی بیٹی وہاں نہیں ہے۔ بھلا اس کی بیٹی وہاں کیوں جانے لگی؟ یہاں اپنی کھولی میں کیا تھا؟ 5 روپے 4 آنے والی دھوتی تھی، باجرے کی روٹی تھی، ٹھنڈا پانی تھا، سوکھی عزت تھی۔ یہ سب کچھ چھوڑ کر فارس روڈ کیوں جانے لگی؟ اسے تو کوئی بدماش اپنی محبت کا سبز باغ دکھا کر لے گیا تھا، کیونکہ عورت محبت کے لیے سب کچھ کر گزرتی ہے۔ خود وہ 30 سال پہلے اپنے ڈھونڈو کے لیے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے چلی نہیں آئی تھی۔ جس دن ڈھونڈو مرا اور جب لوگ اس کی لاش جلانے کے لیے لے جانے لگے اور جیونا نے اپنی سندور کی ڈبیا اپنی بیٹی کی انگیا پر انڈیل دی جو اس نے بڑی مدت سے ڈھونڈو کی نظروں سے چھپا رکھی تھی، عین اسی وقت ایک گدرائے ہوئے جسم کی بھاری عورت بڑا چمکیلا لباس پہنے اس سے آ کے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اور اسے دیکھ کر جیونا کو یقین آ گیا کہ جیسے اس کا سب کچھ مر گیا ہے، اس کا پتی، اس کی بیٹی، اس کی عزت، جیسے وہ زندگی بھر روٹی نہیں غلاظت کھاتی رہی ہے، جیسے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، شروع دن ہی سے کچھ نہیں تھا، پیدا ہونے سے پہلے ہی اس سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا، اسے نہتہ، ننگا اور بے عزت کر دیا گیا تھا۔ اور جیونا کو اسی ایک لمحے میں احساس ہوا کہ وہ جگہ جہاں اس کا خاوند زندگی بھر کام کرتا رہا، اور وہ جگہ جہاں اس کی آنکھ اندھی ہو گئی، اور وہ جگہ جہاں اس کی بیٹی اپنی دکان سجا کے بیٹھ گئی، ایک بہت بڑا کارخانہ تھا جس میں کوئی ظالم جابر ہاتھ انسانی جسموں کو لے کر گنے کا رس نکالنے والی چرخی میں ٹھونستا چلا جاتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے توڑ مروڑ کر دوسری طرف پھینکتا جاتا ہے۔ اور یکایک جیونا اپنی بیٹی کو دھکا دے کر الگ کھڑی ہو گئی اور چیخیں مار مار کر رونے لگی۔
तीसरी साड़ी का रंग मटमैला नीला है, यानी नीला भी है और मैला भी और मटियाला भी है। कुछ ऐसा अजब सा रंग है जो बार बार धोने पर भी नहीं निखरता बल्कि गलीज हो जाता है। ये मेरी बीवी की साड़ी है। मैं फोर्ट में धन्नू भाई की फर्म में क्लर्की करता हूँ। मुझे 65 रुपये तनख्वाह मिलती है। 7 मिल और बक्सरिया मिल के मजदूरों को यही तनख्वाह मिलती है, इसलिए मैं भी उनके साथ 8 नंबर की चाल की एक खोली में रहता हूँ। मगर मैं मजदूर नहीं हूँ, क्लर्क हूँ। मैं फोर्ट में नौकर हूँ। मैं 10वीं पास हूँ। मैं टाइप कर सकता हूँ। मैं अंग्रेजी में अर्जी भी लिख सकता हूँ। मैं अपने वजीर आजम की तकरीर जलसे में सुनकर समझ भी लेता हूँ। आज उनकी गाड़ी थोड़ी देर में महालक्ष्मी के पुल पर आएगी। नहीं, वो रेस कोर्स नहीं जाएंगे, वो समुंदर के किनारे एक शानदार तकरीर करेंगे। इस मौके पर लाखों आदमी जमा होंगे। उन लाखों में मैं भी एक हूँगा। मेरी बीवी को अपनी वजीर आजम की बातें सुनने का बहुत शौक है, मगर मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि हमारे 8 बच्चे हैं और घर में हर वक्त परेशानी सी रहती है। जब देखो कोई ना कोई चीज़ कम हो जाती है। राशन तो रोज़ कम पड़ जाता है। अब नल में पानी भी कम आता है। रात को सोने के लिए जगह भी कम पड़ जाती है। और तनख्वाह तो इस कदर कम पड़ती है कि महीने में सिर्फ 15 दिन चलती है। बाकी 15 दिन सूदखोर पठान चलाता है, और वो भी कैसे, गालियां बकते बकते। घसीट घसीट कर किसी सुस्त रफ्तार गाड़ी की तरह ये ज़िंदगी चलती है। मेरे 8 बच्चे हैं, मगर ये स्कूल में नहीं पढ़ सकते। मेरे पास इनकी फ़ीस के पैसे कभी ना होंगे। पहले पहल जब मैंने ब्याह किया था और सावित्री को अपने घर यानी इस खोली में लाया था, तो मैंने बहुत कुछ सोचा था। उन दिनों सावित्री भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सोचा करती थी। गोभी के नाजुक नाजुक हरे हरे पत्तों की तरह प्यारी प्यारी बातें। जब वो मुस्कुराती थी तो सिनेमा की तस्वीर की तरह खूबसूरत दिखाई दिया करती थी। अब वो मुस्कुराहट न जाने कहाँ चली गई है। उसकी जगह एक मुस्तकिल त्योरी ने ले ली है। वो ज़रा सी बात पर बच्चों को बेतहाशा पीटना शुरू कर देती है, और मैं तो कुछ भी कहूँ, कैसे भी कहूँ, कितनी ही लजाजत से कहूँ, वो बस काट खाने को दौड़ती है। पता नहीं सावित्री को क्या हो गया है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं दफ्तर में सेठ की गालियाँ सुनता हूँ, घर पर बीवी की गालियाँ सहता हूँ और हमेशा खामोश रहता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ शायद मेरी बीवी को एक नई साड़ी की ज़रूरत है। शायद उसे सिर्फ एक नई साड़ी ही की नहीं, एक नए चेहरे, एक नए घर, एक नए माहौल, एक नई जिंदगी की ज़रूरत है। मगर अब इन बातों के सोचने से क्या होता है। अब तो आज़ादी आ गई है और हमारे वज़ीर आज़म ने यह कह दिया है कि इस नस्ल को यानी हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में कोई आराम नहीं मिल सकता। मैंने सावित्री को अपने वज़ीर आज़म की जो तकरीर अखबार में छपी थी सुनाई, तो उसे सुनकर वो आग बगूला हो गई और उसने गुस्से में आकर चूल्हे के करीब पड़ा हुआ एक चिमटा मेरे सर पर दे मारा। जख्म का निशान जो आप मेरे माथे पर देख रहे हैं, उसी का निशान है। सावित्री की मटमैली नीली साड़ी पर भी ऐसे कई जख्मों के निशान हैं, मगर आप उन्हें देख नहीं सकेंगे, मैं देख सकता हूँ। उनमें से एक निशान तो इसी मूंगिया रंग की जारजेट की साड़ी का है जो उसने ओपेरा हाउस के नज़दीक भोंदू राम पारचा फरोश की दुकान पर देखी थी। एक निशान उस खिलौने का है जो 25 रुपए का था और जिसे देखकर मेरा पहला बच्चा खुशी से किलकारियां मारने लगा था, लेकिन जिसे हम खरीद न सके और जिसे ना पाकर मेरा बच्चा दिन भर रोता रहा। एक निशान उस तार का है जो एक दिन जबलपुर से आया था, जिसमें सावित्री की माँ की शदीद अलालत की खबर थी। सावित्री जबलपुर जाना चाहती थी, लेकिन 1000 कोशिश के बाद भी किसी से मुझे रुपए उधार न मिल सके थे और सावित्री जबलपुर न जा सकी थी। एक निशान उस तार का था जिसमें उसकी माँ की मौत का जिक्र था। एक निशान, मगर मैं किस किस निशान का जिक्र करूं। ये निशान उन चितले चितले गदले गदले गलीज दागों से सावित्री की 5 रुपए 4 आने वाली साड़ी भरी पड़ी है। रोज रोज धोने पर भी ये दाग नहीं छूटते और शायद जब तक ये जिंदगी रहे ये दाग यूं ही रहेंगे, एक साड़ी से दूसरी साड़ी में मुंतकिल होते जाएंगे। चौथी साड़ी किरमिजी रंग की है और किरमिजी रंग में भूरा रंग भी झलक रहा है। यूं तो ये सब मुख्तलिफ रंगों वाली साड़ियाँ हैं, लेकिन भूरा रंग इन सब में झलकता है। ऐसा मालूम होता है जैसे इन सब की ज़िंदगी एक है, जैसे इन सब की कीमत एक है, जैसे ये सब ज़मीन से कभी ऊपर नहीं उठेंगी, जैसे इन्होंने कभी शबनम में हंसती हुई धनक, उफुक पर चमकती हुई शफक, बादलों में लहराती हुई बर्क नहीं देखी। जैसे शांता बाई की जवानी है, वो जीवना का बुढ़ापा है, वो सावित्री का अधेड़पन है। जैसे ये सब साड़ियाँ, जिंदगियाँ एक रंग, एक सतह, एक तवातुर, एक तसलसल, यकसानियत लिए हुए हवा में झूलती जाती हैं। यह किरमिजी रंग की भूरे रंग की साड़ी झब्बू भैये की औरत की है। इस औरत से मेरी बीवी कभी बात नहीं करती
क्योंकि एक तो इसके कोई बच्चा नहीं है, और ऐसी औरत जिसके कोई बच्चा ना हो बड़ी नहस होती है, जादू टोने करके दूसरों के बच्चों को मार डालती है और बदरूहों को बुला के अपने घर में बसा लेती है। मेरी बीवी उसे कभी मुंह नहीं लगाती। यह औरत झब्बू भैया ने खरीद कर हासिल की है। झब्बू भैया मुरादाबाद का रहने वाला है, लेकिन बचपन ही से अपना देश छोड़कर इधर चला आया। वो मराठी और गुजराती ज़बान में बड़ी मज़े से गुफ्तगू कर सकता है। इसी वजह से उसे बहुत जल्द पवार मिल के गन्नी खाते में जगह मिल गई। झब्बू भैया को शुरू ही से ब्याह का शौक था। उसे बीड़ी का, ताड़ी का, किसी चीज़ का शौक नहीं था। शौक था तो सिर्फ इस बात का कि उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। जब उसके पास 70-80 रुपए इकट्ठे हो गए तो उसने अपने देश जाने की ठानी, ताकि वहां अपनी बिरादरी से किसी को ब्याह लाए। मगर फिर उसने सोचा, इन 70-80 रुपयों से क्या होगा, आने जाने का किराया भी बड़ी मुश्किल से पूरा होगा। 4 साल की मेहनत के बाद उसने ये रकम जोड़ी थी, लेकिन इस रकम से वो मुरादाबाद जा सकता था, जाके शादी नहीं कर सकता था। इसलिए झब्बू भैया ने एक बदमाश से बातचीत करके इस औरत को 100 रुपए में खरीद लिया। 80 रुपए उसने नकद दिए, 20 रुपए उधार में रहे जो उसने 1 साल के अरसे में अदा कर दिए। बाद में झब्बू भैया को मालूम हुआ कि यह औरत भी मुरादाबाद की रहने वाली थी, धीरज गांव की, और उसकी बिरादरी की ही थी। झब्बू बड़ा खुश हुआ, चलो यहीं बैठे बैठे सब काम हो गया। अपनी जात बिरादरी की, अपने ज़िले की, अपने धर्म की औरत यहीं बैठे बिठाए 100 रुपए में मिल गई। उसने बड़े चाव से अपना ब्याह रचाया, और फिर उसे मालूम हुआ कि उसकी बीवी लड़िया बहुत अच्छा गाती है। वो खुद भी अपनी पाटदार आवाज़ में ज़ोर से गाने, बल्कि गाने से ज़्यादा चिल्लाने का शौकीन था। अब तो खोली में दिन रात गोया किसी ने रेडियो खोल दिया हो। दिन में खोली में लड़िया काम करते हुए गाती थी, रात को झब्बू और लड़िया दोनों गाते थे। उनके यहाँ कोई बच्चा ना था, इसलिए उन्होंने एक तोता पाल रखा था। मियाँ मिट्ठू खाविंद और बीवी को गाते देख देख कर खुद भी लहक लहक कर गाने लगे। लड़िया में एक और बात भी थी, झब्बू ना बीड़ी पीता, न सिगरेट, न ताड़ी, न शराब। लड़िया बीड़ी, सिगरेट, ताड़ी सभी कुछ पीती थी। कहती थी पहले वो ये सब कुछ नहीं जानती थी, मगर जब से वो बदमाशों के पल्ले पड़ी उसे ये सब बुरी बातें सीखना पड़ी, और अब वो और सब बातें तो छोड़ सकती है, मगर बीड़ी और ताड़ी नहीं छोड़ सकती। कई बार ताड़ी पीकर लड़िया ने झब्बू पर हमला कर दिया और झब्बू ने उसे रुई की तरह धुनक कर रख दिया। इस मौके पर तोता बहुत शोर मचाता था। रात को दोनों को गालियां बकते देखकर खुद भी पिंजरे में टंगा हुआ जोर जोर से वही गालियां बकता जो वो दोनों बकते थे। एक बार तो उसकी गाली सुनकर झब्बू गुस्से में आके तोते को पिंजरे समेत बदरों में फेंकने लगा था, मगर जीवना ने बीच में पड़ के तोते को बचा लिया। तोते को मारना पाप है, जीवना ने कहा। तुम्हें ब्राह्मणों को बुला के प्रायश्चित करना पड़ेगा, तुम्हारे 15-20 रुपए खुल जाएंगे। ये सोचकर झब्बू ने तोते को बदरों में गर्क कर देने का ख्याल तर्क कर दिया। शुरू शुरू में तो झब्बू को ऐसी शादी पर चारों तरफ से गालियां पड़ी। वो खुद भी लड़िया को बड़े शुबे की नज़रों से देख और कई बार बिला वजह उसे पीटता और खुद भी मिल से गैर हाजिर रहकर उसकी निगरानी करता रहा। मगर आहिस्ता आहिस्ता लड़िया ने अपना एतबार सारी चौल पर कायम कर लिया। लड़िया कहती थी कि औरत सच्चे दिल से बदमाशों के पल्ले पड़ना पसंद नहीं करती। वो तो एक घर चाहती है, चाहे वो छोटा ही सा हो। वो एक खाविन चाहती है जो उसका अपना हो, चाहे वो झब्बू भैया ऐसा हर वक्त शोर मचाने वाला, जबान दराज, शेखी खोर ही क्यों ना हो। वो एक नन्हा बच्चा चाहती है, चाहे वो कितना ही बदसूरत क्यों ना हो। और अब लड़िया के पास भी घर था और झब्बू भी था, और अगर बच्चा नहीं था तो क्या हुआ, हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो भगवान की मर्जी, ये मियाँ मिट्ठू ही उसका बेटा बनेगा। एक रोज़ लड़िया अपने मियाँ मिट्ठू का पिंजरा झुला रही थी और उसे चूरी खिला रही थी, और अपने दिल के सपनों में ऐसे नन्हे से बालक को देख रही थी जो फिजा में हुमकता हुआ उसकी आगोश की तरफ बढ़ता चला रहा था कि चौल में शोर बढ़ने लगा, और उसने दरवाजे से झांक कर देखा कि चंद मजदूर झब्बू को उठाए चले आ रहे हैं और उनके कपड़े खून से रंगे हुए हैं। लड़िया का दिल धक से रह गया। वो भागती भागती नीचे गई और उसने बड़ी दुरुस्ती से अपने खाविंद को मजदूरों से छीनकर अपने कंधे पर उठा लिया और अपनी खोली में ले आई। पूछने पर पता चला कि झब्बू से गन्नी खाते के मैनेजर ने कुछ डांट डपट की। उस पर झब्बू ने भी उसे 2 हाथ जड़ दिए। इस पर बहुत वावेला मचा और मैनेजर ने अपने बदमाशों को बुलाकर झब्बू की खूब पिटाई की और उसे मिल से बाहर निकाल दिया। खैरियत हुई कि झब्बू बच गया, वरना उसके मरने में कोई कसर न थी। लड़िया ने बड़ी हिम्मत से काम लिया। उसने उसी रोज से अपने सर पर टोकरी उठा ली और गली गली तरकारी भाजी बेचने लगी, जैसे वो जिंदगी में यही धंधा करती आई हो। उसी तरह मेहनत मजदूरी करके उसने अपने झब्बू को अच्छा कर लिया।
झब्बू अब भला चंगा है, मगर अब उसे किसी मिल में काम नहीं मिलता। वो दिन भर अपनी खोली में खड़ा महालक्ष्मी के स्टेशन के चारों तरफ बुलंदो बाला कारखानों की चिमनियों को तकता रहता है। 7 मिल, न्यू मिल, ओल्ड मिल, पवार मिल, धनराज मिल, लेकिन उसके लिए किसी मिल में जगह नहीं है, क्योंकि मजदूर को गालियां खाने का हक है, गाली देने का हक नहीं है। आजकल लड़ियां बाजारों और गलियों में आवाज़ें देकर भाजी तरकारी फरोख्त करती है और घर का सारा कामकाज भी करती है। उसने बीड़ी ताड़ी सब छोड़ दी है। हाँ, उसकी साड़ी, किरमिजी भूरे रंग की साड़ी, जगह जगह से फटती जा रही है। थोड़े दिनों तक अगर झब्बू को काम न मिला तो लड़िया को अपनी साड़ी पर पुरानी साड़ी के टुकड़े जोड़ना पड़ेंगे और अपने मियाँ मिट्ठू को चूरी खिलाना बंद करना पड़ेगी। 5वीं साड़ी का किनारा गहरा नीला है। साड़ी का रंग गदला सुर्ख है, लेकिन किनारा गहरा नीला है और इस नीले में अब भी कहीं कहीं चमक बाकी है। ये साड़ी दूसरी साड़ियों से बढ़िया है, क्योंकि ये 5.5 रुपये 4 आने की नहीं है। इसका कपड़ा, इसकी चमक दमक कह देती है कि ये इनसे ज़रा मुख्तलिफ है। आपको दूर से मुख्तलिफ मालूम नहीं होती होगी, मगर मैं जानता हूँ कि ये इनसे ज़रा मुख्तलिफ है। इसका कपड़ा बेहतर है, इसका किनारा चमकदार है, इसकी कीमत 8.25 रुपये है। ये साड़ी मंजुला की है। ये साड़ी मंजुला के बियाह की है। मंजुला के बियाह को अभी 6 माह भी नहीं हुए हैं। उसका खाविंद गुज़श्ता माह चरखी के घूमते हुए पट्टे की लपेट में आके मारा गया था और अब 16 बरस की खूबसूरत मंजुला बेवा है। उसका दिल जवान है, उसका जिस्म जवान है, उसकी उमंगें जवान हैं, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसका खाविंद मिल के एक हादसे में मर गया है। वो पट्टा बड़ा ढीला था और घूमते हुए बार बार फटफटाता था, और काम करने वालों के एहतजाज के बावजूद उसे मिल मालिकों ने नहीं बदला था, क्योंकि काम चल रहा था और दूसरी सूरत में थोड़ी देर के लिए काम बंद करना पड़ता है। पट्टे को तब्दील करने के लिए रुपया खर्च होता है। मजदूर तो किसी वक्त भी तब्दील किया जा सकता है, इसके लिए रुपया थोड़ी खर्च होता है, लेकिन पट्टा तो बड़ी कीमती शय है। जब मंजुला का खाविंद मारा गया तो मंजुला ने हरजाने की दरख्वास्त दी, जो नामंजूर हुई, क्योंकि मंजुला का खाविंद अपनी गफलत से मरा था। इसलिए मंजुला को कोई हरजाना न मिला और वो अपनी वही नई दुल्हन की साड़ी पहने रही जो उसके खाविंद ने 8.25 रुपये में उसके लिए खरीदी थी, क्योंकि उसके पास कोई दूसरी साड़ी न थी जो वो अपने खाविंद की मौत के सोग में पहन सकती। वो अपने खाविंद के मर जाने के बाद भी दुल्हन का लिबास पहनने पर मजबूर थी, क्योंकि उसके पास कोई दूसरी साड़ी न थी, और जो साड़ी थी वो यही गदले सुर्ख रंग की थी, 8.25 रुपये की साड़ी जिसका किनारा गहरा नीला है। शायद अब मंजुला भी 5 रुपये 4 आने की साड़ी पहनेगी। उसका खाविंद जिंदा रहता जब भी वो दूसरी साड़ी 5 रुपये 4 आने की ही लाती। इस लिहाज से उसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, मगर फ़र्क इतना ज़रूर हुआ है कि वो ये साड़ी आज पहनना चाहती है। एक सफ़ेद साड़ी 5 रुपये 4 आने वाली, जिसे पहनकर वो दुल्हन नहीं बेवा मालूम हो सके। ये साड़ी उसे दिन रात काट खाने को दौड़ती है। इस साड़ी से जैसे उसके मरहूम खाविंद की बाहें लिपटी हैं, जैसे इसके हर तार पर उसके शफ़ाफ बोसे मरकूम हैं, जैसे इसके ताने बाने में उसके खाविंद की गर्म गर्म सांसों की हिद्दत आमेज़ गुनूदगी है, उसके सियाह बालों वाली छाती का सारा प्यार दफन है। जैसे अब ये साड़ी नहीं है, एक गहरी कब्र है, जिसकी हौलनाक पहनाइयों को वो हर वक्त अपने जिस्म के गिर्द लपेट लेने पर मजबूर है। मंजुला जिंदा कब्र में गाड़ी जा रही है। छठी साड़ी का रंग लाल है, लेकिन उसे यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी पहनने वाली मर चुकी है। फिर भी ये साड़ी यहाँ जंगले पर बदस्तूर मौजूद है, रोज़ की तरह धुली धुलाई हवा में झूल रही है। ये माई की साड़ी है, जो हमारी चौल के दरवाजे के करीब अंदर खुले आंगन में रहा करती थी। माई का एक बेटा है सीतू, वो अब जेल में है। हाँ, सीतू की बीवी और उसका लड़का यहीं नीचे आंगन में दरवाजे के करीब नीचे पड़े रहते हैं। सीतू और सीतू की बीवी, उनकी लड़की और बुढ़िया माई, ये सब लोग हमारी चाल के भंगी हैं। इनके लिए खोली भी नहीं है और इनके लिए इतना कपड़ा भी नहीं मिलता जितना हम लोगों को मिलता है। इसलिए ये लोग आंगन में रहते हैं, वहीं खाना खाते हैं, वहीं ज़मीन पर पड़ के सो रहते हैं। यहीं पे ये बुढ़िया मारी गई थी। वो बड़ा सुराख जो आप इस साड़ी में देख रहे हैं पल्लू के करीब, ये गोली का सुराख है। ये कारतूस की गोली माई को भंगियों की हड़ताल के दिनों में लगी थी। नहीं, वो इस हड़ताल में हिस्सा नहीं ले रही थी। वो बेचारी तो बहुत बूढ़ी थी, चल फिर भी नहीं सकती थी। इस हड़ताल में उसका बेटा सीतू और दूसरे भंगी शामिल थे। ये लोग महंगाई में कमी मांगते थे और खोली का किराया मांगते थे, यानी अपनी ज़िंदगी के लिए 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और सर पर एक छत चाहते थे। इसलिए इन लोगों ने हड़ताल की थी, और जब हड़ताल खिलाफ कानून करार दे दी गई तो इन लोगों ने जुलूस निकाला
اور اس جلوس میں مائی کا بیٹا سیتو آگے آگے تھا اور خوب زور و شور سے نعرے لگاتا تھا۔ پھر جب جلوس بھی خلاف قانون قرار دے دیا گیا تو گولی چلی اور ہماری چول کے سامنے چلی۔ ہم لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، لیکن گھبراہٹ میں چول کا دروازہ بند کرنا کسی کو یاد نہ رہا، اور پھر ہمیں بند کمروں میں ایسا معلوم ہوا گویا گولی ادھر سے ادھر سے چاروں طرف سے چل رہی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد بالکل سناٹا ہو گیا، اور جب ہم لوگوں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور باہر جھانک کے دیکھا تو جلوس تتر بتر ہو چکا تھا، اور ہماری چول کے قریب بڑھیا مری پڑی تھی۔ یہ اسی بڑھیا کی لال ساڑی ہے جس کا بیٹا سیتو اب جیل میں ہے۔ اس لال ساڑی کو اب بڑھیا کی بہو پہنتی ہے۔ اس ساڑی کو بڑھیا کے ساتھ جلا دینا چاہیے تھا، مگر کیا کیا جائے، تن ڈھکنا زیادہ ضروری ہے۔ مردوں کی عزت و احترام سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے کہ زندوں کا تن ڈھانکا جائے۔ یہ ساڑی جلنے جلانے کے لیے نہیں ہے، تن ڈھکنے کے لیے ہے۔ ہاں، کبھی کبھی سیتو کی بیوی اس کے پلو سے اپنے آنسو پوچھ لیتی ہے، کیونکہ اس میں پچھلے 80 برسوں کے سارے آنسو اور ساری امنگیں اور ساری فتحیں اور شکستیں جذب ہیں۔ آنسو پونچھ کر سیتو کی بیوی پھر اسی ہمت سے کام کرنے لگتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، کہیں گولی نہیں چلی، کوئی جیل نہیں گیا، بھنگن کی جھاڑو اسی طرح چل رہی ہے۔ اے لو، باتوں باتوں میں وزیر اعظم صاحب کی گاڑی نکل گئی۔ وہ یہاں نہیں ٹھہری، میں سمجھتا تھا وہ یہاں ضرور ٹھہرے گی۔ وزیر اعظم صاحب درشن دینے کے لیے گاڑی سے نکل کر تھوڑی دیر کے لیے پلیٹ فارم پر ٹہلیں گے اور شاید ہوا میں جھولتی ہوئی ان 6 ساڑیوں کو بھی دیکھ لیں گے جو مہالکشمی کے پل کے بائیں طرف لٹک رہی ہیں۔ یہ 6 ساڑیاں جو بہت معمولی عورتوں کی ساڑیاں ہیں، ایسی معمولی عورتیں جن سے ہمارے دیس کے چھوٹے چھوٹے گھر بنتے ہیں، جہاں ایک کونے میں چولہا سلگتا ہے، ایک کونے میں پانی کا گھڑا رکھا ہے، اوپری طاقچے میں شیشہ ہے، کنگھی ہے، سندور کی ڈبیا ہے، کھاٹ پر ننھا سو رہا ہے، الگنی پر کپڑے سوکھ رہے ہیں۔ یہ ان چھوٹے چھوٹے لاکھوں کروڑوں گھروں کو بنانے والی عورتوں کی ساڑیاں ہیں جنہیں ہم ہندوستان کہتے ہیں۔ یہ عورتیں جو ہمارے پیارے پیارے بچوں کی مائیں ہیں، ہمارے بھولے بھائیوں کی عزیز بہنیں ہیں، ہماری معصوم محبتوں کا گیت ہیں، ہماری 5000 سالہ تہذیب کا سب سے اونچا نشان ہے۔ وزیر اعظم صاحب، یہ ہوا میں جھولتی ہوئی ساڑیاں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہیں، تم سے کچھ مانگتی ہیں۔ یہ کوئی بہت بڑی قیمتی چیز تم سے نہیں مانگتی ہیں۔ یہ کوئی بڑا ملک، بڑا عہدہ اور بڑی موٹر کار، کوئی پرمٹ، کوئی ٹھیکہ، کوئی پراپرٹی، یہ ایسی کسی چیز کی طالب نہیں ہے۔ یہ تو زندگی کی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتی ہیں۔ دیکھیے، یہ شانتا بائی کی ساڑی ہے جو اپنے بچپن کی کھوئی ہوئی دھنک تم سے مانگتی ہے۔ یہ جیونا بائی کی ساڑی ہے جو اپنی آنکھ کی روشنی اور اپنی بیٹی کی عزت مانگتی ہے۔ یہ ساوتری کی ساڑی ہے جس کے گیت مر چکے ہیں اور جس کے پاس اپنے بچوں کے لیے اسکول کی فیس نہیں ہے۔ یہ لڑیا ہے جس کا خاوند بیکار ہے اور جس کے کمرے میں ایک طوطا ہے جو 2 دن کا بھوکا ہے۔ یہ نئی دلہن کی ساڑی ہے جس کے خاوند کی زندگی چمڑے کے پٹے سے بھی کم قیمتی ہے۔ یہ بڈھی بھنگن کی لال ساڑی ہے جو بندوق کی گولی کو ہل کے پھال میں تبدیل کر دینا چاہتی ہے تاکہ دھرتی سے انسان کا لہو پھول بن کر کھل اٹھے اور گندم کے سنہرے خوشے ہنس کر لہرانے لگے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب کی گاڑی نہیں رکی اور وہ ان 6 ساڑیوں کو نہیں دیکھ سکے اور تقریر کرنے کے لیے چوپاٹی چلے گئے۔ اس لیے اب میں آپ سے کہتا ہوں، اگر کبھی آپ کی گاڑی ادھر سے گزرے تو آپ ان 6 ساڑیوں کو ضرور دیکھیے جو مہالکشمی کے پل کے بائیں طرف لٹک رہی ہیں، اور پھر ان رنگا رنگ ریشمی ساڑیوں کو بھی دیکھیے جنہیں دھوبیوں نے اسی پل کے دائیں طرف سوکھنے کے لیے لٹکا رکھا ہے، اور جو ان گھروں سے آئی ہیں جہاں اونچی اونچی چمنیوں والے کارخانوں کے مالک یا اونچی اونچی تنخواہ پانے والے رہتے ہیں۔ آپ اس پل کے دائیں بائیں دونوں طرف ضرور دیکھیے اور پھر اپنے آپ سے پوچھیے کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ سے اشتراکی بننے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو جماعتی جنگ کی تلقین بھی نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مہالکشمی پل کے دائیں طرف ہیں یا بائیں طرف۔